अगर किसी को ये काम दिया जाए कि बिल्कुल स्क्रैच से यानी शून्य से एक देश बनाना है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। भारत के जो संस्थापक थे उन्हें इसी सवाल का जवाब देना था, और उनका जवाब हमें हमारे संविधान के इन्हीं शुरुआती आर्टिकल्स में मिलता है। आइए उनके विचारों की इस यात्रा पर चलते हैं। किसी भी इमारत को बनाने से पहले सबसे पहले उसका नक्शा तैयार होता है। सही कहा ना? ठीक उसी तरह एक देश बनाने का पहला कदम था उसकी सीमाओं को तय करना, उसका एक नक्शा बनाना। तो सबसे पहले यही तय हुआ कि भारत नाम का ये जो विचार है, इसकी भौगोलिक रूपरेखा आखिर होगी क्या। अब आर्टिकल 1 में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये भारत को दो नाम देता है, भारत और इंडिया। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जो बात है वो ये है कि ये भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्य जब चाहें तब अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक अटूट, एक अखंड इकाई है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये जो ब्लूप्रिंट था ना, ये सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, इसे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आर्टिकल 2 और 3 हमारे संसद को ये शक्ति देते हैं कि वो देश के अंदरूनी नक्शे को बदल सकें, जैसे नए राज्य बनाना, सीमाओं में फेरबदल करना या फिर किसी राज्य का नाम ही बदल देना। सोचिए जरा, एक ऐसी नींव जो वक्त के साथ खुद को ढाल सके, कितनी दूर की सोच थी। तो ठीक है, नक्शा तो बन गया, लेकिन एक खाली नक्शे का क्या फायदा? कोई भी देश तो अपने लोगों से बनता है ना? तो अगला बड़ा सवाल ये था कि इस नए राष्ट्र का नागरिक आखिर होगा कौन? देखिए, आर्टिकल 5 से 11 का मकसद एकदम साफ था। बहुत ज्यादा कानूनी बारीकियों में उलझे बिना यह तय करना कि साल 1950 में भारत का नागरिक कौन था। इन आर्टिकल्स ने पाकिस्तान से आए लोगों की स्थिति के बारे में भी बात की और भविष्य के लिए नागरिकता पर कानून बनाने की ताकत संसद के हाथ में दे दी। मतलब एक बहुत ही प्रैक्टिकल शुरुआत थी ये। चलिए अब हम इस ब्लूप्रिंट के दिल तक पहुंचते हैं। एक ऐसा वादा जो इस राष्ट्र की आत्मा है, एक ऐसा धागा जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ता है, और ये वादा था समानता का। और ये वादा आर्टिकल 14 में बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है। ये कहता है कि स्टेट यानी सरकार भारत की सरहद के अंदर किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी या कानूनों के बराबर संरक्षण से मना नहीं करेगी। ये हर एक व्यक्ति के लिए कानूनी समानता की एक बुनियादी गारंटी है। फिर आता है आर्टिकल 15, जो इस वादे को और भी पक्का करता है। ये साफ कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकती क्योंकि उनका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन की जगह अलग है। आसान भाषा में कहें तो यह भेदभाव को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही शक्तिशाली ऐलान है। तो हमने देखा कि कैसे ये तीन मजबूत पिलर, एक तय इलाका, पहचाने हुए नागरिक और समानता का एक अटूट वादा, ये तीनों मिलकर आधुनिक भारत की नींव रखते हैं। ये वो मजबूत आधारशिला है जिस पर हमारे पूरे गणतंत्र की इमारत खड़ी है। असल में यही बुनियादी आर्टिकल्स भारत की पहचान को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर मजबूत करते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो इंसाफ और बराबरी के वादे पर बना है। इससे पता चलता है कि कैसे बस कुछ शुरुआती अनुच्छेद ही पूरे देश का चरित्र तय कर सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल पर सोचना तो बनता है। समानता का ये वादा जो लगभग 75 साल पहले किया गया था, वो आज की दुनिया में कितना मायने रखता है? हमारे संविधान की ये जो बुनियादी बातें हैं, ये आज भी कितनी प्रासंगिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो असल में हम सबसे जुड़ा हुआ है। नमस्ते। कभी सोचा है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे पास कौन सी विशेष शक्तियां हैं? आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उसी खजाने की, मतलब मौलिक अधिकारों की। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये वो वादे हैं जो हमारा देश हम सबसे करता है, एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपने लोगों से आखिर क्या मुख्य वादे करता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, और जानते हैं इसका जवाब कहाँ है? हमारे संविधान के बिल्कुल दिल में, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसको। अच्छा, तो ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये संविधान की तरफ से दी गई वो गारंटी हैं जो हमें सरकार की मनमानी से बचाती हैं। असल में ये अधिकार पक्का करते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी आज़ादी और सम्मान के साथ जी सकें।
तो चलिए इन अधिकारों के सबसे पहले और सबसे मजबूत स्तंभ को देखते हैं, और वो है समानता का अधिकार। ये वो बुनियाद है जिस पर एक इंसाफ पसंद समाज खड़ा होता है, एक ऐसी जगह जहां हर कोई बराबर हो। अब देखिए, ये 4 अनुच्छेद है ना, 15 से 18, ये मिलकर समानता की एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं। ये किसी भी तरह के भेदभाव को रोकते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या जाति के। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देते हैं, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करते हैं, और किसी भी तरह के विशेष टाइटल को खत्म करके सबको एक लेवल पर ले आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर। ये वो स्तंभ है जो हमें आज़ादी की उड़ान भरने की ताकत देता है, स्वतंत्रता का अधिकार। सच पूछे तो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी और लोकतंत्र की असली आत्मा यहीं बसती है। सोचिए जरा, अनुच्छेद 19 हमें एक तरह से 6 सुपर पावर देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई समूह या संघ बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने और रहने की आज़ादी, और अपनी मर्जी का काम, अपना पेशा चुनने की आज़ादी। ये सब मिलकर हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। और अब बात करते हैं उस अधिकार की जिसे अक्सर संविधान का दिल भी कहा जाता है, अनुच्छेद 21, यानी जीने का अधिकार। देखिए, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है सम्मान के साथ जीना। यही वो अधिकार है जो हमारी जिंदगी को असल मायनों में जिंदगी बनाता है। और पता है, समय के साथ इस जीने के अधिकार का मतलब और भी गहरा होता गया। इसी सोच के साथ बाद में अनुच्छेद 21A को भी जोड़ा गया। और इसने क्या किया? इसने शिक्षा को भी एक मौलिक अधिकार बना दिया, ताकि हर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्तंभ की तरफ। ये वो अधिकार है जो हर किसी को अन्याय और शोषण से बचाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर 2 बहुत जरूरी सुरक्षा कवच हैं। पहला है अनुच्छेद 23, जो इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है। और दूसरा है अनुच्छेद 24, जो खास तौर पर बच्चों को, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों जैसे कारखानों या खदानों में काम करने से रोकता है, उनके बचपन को सुरक्षित रखता है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी स्तंभ पर। ये स्तंभ भारत की अनेकता में एकता वाली भावना को दिखाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारी आस्था, हमारे विश्वास का सम्मान करता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये सब हमें आज़ादी देते हैं कि हम अपनी मर्जी के धर्म को मानें, उसकी प्रथाओं का पालन करें और चाहें तो उसका प्रचार भी करें। ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विश्वास को ही नहीं बचाता, बल्कि हमें अपने समुदाय के साथ मिलकर अपनी धार्मिक रीतियों को निभाने की भी पूरी आज़ादी देता है। तो जब हम इन सभी अधिकारों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच नजर आता है। ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, ये हर एक नागरिक की आज़ादी और सम्मान की पक्की गारंटी है। तो एक जल्दी से याद कर लेते हैं, हमने सुरक्षा के इन 4 स्तंभों को समझा: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चारों मिलके हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं। और जैसा कि ये उद्धरण कहता है, यही अधिकार असल में भारतीय होने और न्याय का मूल है, एक ढाल है हर एक इंसान के लिए। ये हमें किसी भी तरह के अन्याय से बचाते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीने का हक देते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये अधिकार कागज पर तो हैं, किताबों में भी हैं, पर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें जिंदा कैसे रख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इन अधिकारों की असली ताकत इनको अमल में लाने में ही है। अगली बार तक के लिए जागरूक रहिए। नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेदों की जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक वादा है भारत का अपने हर नागरिक से। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का सबसे जरूरी अनुच्छेद कौन सा है? अब सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। पर हाँ, आज की हमारी ये बातचीत हमें उस जवाब के, उस दिल के बहुत करीब ले जाने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात कहते हैं उन अधिकारों की जो हर नागरिक को एक व्यक्ति और एक समूह के तौर पर सीधी सुरक्षा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वो अधिकार हैं जिन्हें अदालत में जाकर लागू करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 30,
सोचिए, ये अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अपनी संस्कृति और पहचान बचाने का एक कितना मजबूत जरिया है। मतलब वो अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं, और सरकार भी जब मदद देगी तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है वो आर्टिकल 31 यानी राइट टू प्रॉपर्टी का क्या हुआ? तो देखिए, उससे खत्म नहीं किया गया। 1978 में उसे फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से निकालकर आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट बना दिया गया। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे इन मौलिक अधिकारों को देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसी जरूरी चीजों के साथ बैलेंस करता है। और यहीं पर संविधान एक बहुत दिलचस्प संतुलन बनाता है। देखिए, अनुच्छेद 33 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को थोड़ा सीमित कर सके। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? जवाब सीधा है, ताकि अनुशासन बना रहे और वो अपना काम ठीक से कर पाएं। इसी तरह अनुच्छेद 34 है, जो मार्शल लॉ यानी मिलिट्री रूल के दौरान व्यवस्था वापस लाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उन्हें कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट करता है। अब हम अपनी बातचीत के उस हिस्से में आ रहे हैं जो शायद सबसे अहम है, एक ऐसा अनुच्छेद जो बाकी सारे अधिकारों में जान डालता है, जिसके बिना सच कहूं तो बाकी सब अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते। और वो अनुच्छेद है आर्टिकल 32। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था कि ये संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। अब सोचिए, इससे बड़ा कोई बयान हो सकता है क्या? ये लाइनें बता देती है कि ये आर्टिकल कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर ये आर्टिकल 32 है क्या? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ऐसे समझिए कि ये हर नागरिक के हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बटन है। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और यही वो चीज है जो इन अधिकारों को सच में ताकतवर बनाती है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? मतलब उसके पास क्या टूल्स हैं? संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को 5 बहुत ही पावरफुल कानूनी हथियार दिए हैं। इन्हें रिट्स कहा जाता है। ये रिट्स असल में बहुत खास तरह के आदेश होते हैं, जैसे कि एक है हेबियस कॉर्पस, जो किसी को गैर कानूनी हिरासत में रखने से बचाता है। एक है मैंडेमस, जो किसी सरकारी अफसर को अपना काम करने का हुक्म देता है। इसी तरह और भी रिट्स हैं जो अदालतों को उनकी सीमा में रखती हैं या ये जांचती हैं कि कोई सही तरीके से सरकारी पद पर है या नहीं। कुल मिलाकर ये सब न्याय दिलाने के बहुत जबरदस्त तरीके हैं। चलिए, तो अब तक हमने बात की नागरिक के अधिकारों की। अब कहानी में एक मोड़ लाते हैं और बात करते हैं राज्य के कर्तव्यों की, यानी सरकार की जिम्मेदारियों की। तो यहीं पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। देखिए, अधिकार वो हैं जिन्हें लेकर अदालत जाया जा सकता है, वो नागरिक की ताकत हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या निर्देशक सिद्धांत, वो एक तरह से सरकार का वादा है, एक मंजिल है जहां हमें पहुंचना है, उन्हें लेकर कोर्ट नहीं जाया जा सकता। आर्टिकल 37 इसी बात को और साफ करता है। ये कहता है कि कोई सरकार पर केस तो नहीं कर सकता कि वो इन सिद्धांतों को क्यों नहीं मान रही, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है। मतलब ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपास की तरह है, एक ध्रुव तारे की तरह, जिसे देखकर ही सारे कानून और नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये मॉरल कंपास आखिर देश को किस दिशा में ले जाने की बात करता है। चलिए अब देखते हैं उन खास लक्ष्यों को जो संविधान ने हमारे देश के लिए तय किए हैं। आर्टिकल 38 ये शासन का सबसे बड़ा मकसद बताता है, एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जहां सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, और जहां इनकम, स्टेटस और मौकों के बीच जो फर्क है उसे लगातार कम करने की कोशिश की जाए। इसके बाद आता है आर्टिकल 39, जो और भी साफ साफ लक्ष्य देता है, जो एक फेयर सोसाइटी की नींव है, जैसे कि मर्द और औरत को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले, देश के जो संसाधन है वो सबके बीच ठीक से बटें। ऐसा ना हो कि सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास जमा हो जाए और मजदूरों और बच्चों की सेहत और सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। ये वो बातें हैं जिनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। और फिर है अनुच्छेद 40। ये लोकतंत्र को सीधे जमीनी स्तर पर गांवों तक ले जाता है।
ये कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ग्राम पंचायतें बनाए और उन्हें इतनी ताकत दे कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। असल में भारत का जो पूरा पंचायती राज सिस्टम है, उसकी संवैधानिक बुनियाद यही आर्टिकल है। ये सत्ता को सीधे लोगों के हाथ में देने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस पूरी बातचीत के बाद चलिए एक सवाल पर रुकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स वो कम से कम गारंटी हैं जो एक जमीन या फर्श की तरह हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो ऊंचे आदर्श हैं जो एक छत की तरह हैं, तो आज हमारा भारत इस फर्श और छत के बीच कहाँ खड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे संविधान के वादे और आज की हकीकत दोनों पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। नमस्कार। अच्छा, क्या कभी ऐसा सोचा है कि किसी देश के संविधान में सिर्फ कानून ही नहीं होते, बल्कि एक तरह की टू डू लिस्ट भी हो सकती है? एक ऐसी लिस्ट जो सरकार को बताती है कि करना क्या है। आज हम भारत के संविधान की बिल्कुल इसी छिपी हुई गाइड बुक को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हमारे देश को किस दिशा में जाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी देश का, एक नेशन का अल्टीमेट मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? मतलब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, उसका असली मकसद क्या है? भारत का संविधान इन सभी सवालों का जवाब अपने एक बहुत ही खास हिस्से में देता है, और इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या जिसे हम शॉर्ट में DSP कहते हैं। अब देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार के लिए एक तरह का मॉरल कंपास है, एक गाइडलाइन जो बताती है कि भाई जब भी देश के लिए कानून या कोई पॉलिसी बनाओ तो किन ऊंचे आदर्शों को ध्यान में रखना है। तो आज की इस पड़ताल में हम इन प्रिंसिपल्स को 4 बड़े हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पावर कैसे जमीन से लेकर अदालतों तक जाती है। फिर बात करेंगे कि हमारे मजदूरों और कामगारों के लिए क्या विजन रखा गया है। इसके बाद आम लोगों की भलाई के बारे में जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि प्रकृति और हमारे इतिहास को बचाने के लिए क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, पावर फ्रॉम ग्रास रूट्स टू कोर्ट्स। यहां हम गवर्नेंस और जस्टिस के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। अब देखिए, आर्टिकल 40 ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट को गांव में पंचायतें बनानी चाहिए और उन्हें खुद का शासन चलाने की ताकत देनी चाहिए, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। सच पूछिए तो यही भारत में लोकल डेमोक्रेसी की असली नींव है, जहां पावर सीधे लोगों के हाथ में आती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 50। ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। ये कहता है कि जुडिशरी यानी हमारी न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव यानी सरकार से अलग रखा जाना चाहिए, और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ताकि हमारी अदालतें बिना किसी के दबाव में आए एकदम निष्पक्ष होकर काम कर सकें। तभी तो सही न्याय मिलेगा। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, द विजन फॉर वर्कर्स। देखते हैं कि हमारे संविधान में कामगारों के अधिकारों और उनके सम्मान के लिए क्या सोचा गया था। यहां ना एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क नजर आता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, आर्टिकल 42 कहता है कि काम करने की जगह पर ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब इंसानियत भरा माहौल हो। दूसरा स्टेप, आर्टिकल 43 जो एक लिविंग वेज की बात करता है। और तीसरा स्टेप है आर्टिकल 43A जो कहता है कि इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्करों की भी आवाज होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो लिविंग वेज की बात हुई ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, लिविंग वेज और मिनिमम वेज में जमीन आसमान का फर्क है। मिनिमम वेज या न्यूनतम वेतन क्या होता है? बस आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएं, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन संविधान जिस लिविंग वेज की बात कर रहा है उसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है एक सम्मानजनक जीवन, एक ऐसा जीवन स्तर जहां इंसान को सोशल और कल्चरल मौके भी मिलें। और ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, ये यहीं खत्म नहीं होता। आर्टिकल 41 काम के अधिकार की बात करता है, और ये भी कहता है कि जरूरत पड़ने पर मुश्किल समय में सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 42 खास तौर पर महिला कामगारों के लिए मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। तो ये सब मिलकर एक पूरा सोशल सेफ्टी नेट बनाते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यानी लोगों की भलाई। इसमें हम देखेंगे कि सोशल वेलफेयर, हेल्थ और बराबरी को बढ़ावा देने के लिए स्टेट की क्या-क्या ड्यूटीज हैं। ये नंबर देखिए, 6। इस नंबर को याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल 45 के मुताबिक ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो 6 साल तक की उम्र के हर बच्चे की शुरुआती देखभाल और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करे। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को कितना जरूरी मानता है।
संविधान ना सोशल प्रोग्रेस का एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है, जैसे कि लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन को बेहतर बनाना, जो हमारे एससीज, एसटीज और दूसरे कमजोर वर्ग हैं उनके हितों को आगे बढ़ाना, और हाँ, सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करना भी इसी का हिस्सा है। और अब बारी है हमारे आखिरी हिस्से की, गार्डिंग नेचर एंड हिस्ट्री, यानी हमारे पर्यावरण और हमारी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करना। ये सिद्धांत स्टेट को कई बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं। क्या क्या है वो? जैसे कि खेती और पशुपालन में मॉडर्न तरीके अपनाना, हमारे पर्यावरण, हमारे जंगल और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, और जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, हमारी धरोहर हैं, उन्हें हर तरह के नुकसान से बचाना। और हाँ, एक बात और जाननी जरूरी है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ बदले भी हैं, इवॉल्व हुए हैं। मिसाल के तौर पर 1976 में वर्कर पार्टिसिपेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जैसी बातें जोड़ी गईं। फिर 2002 में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर फोकस और बढ़ाया गया। इससे क्या पता चलता है? यही कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो कुल मिलाकर इन डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को हम आने वाले कल के लिए एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट की तरह देख सकते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने जो देखा, आर्टिकल 40 से 43A तक गवर्नेंस और वर्कर राइट्स की बात हुई। 44 से 47 सोशल वेलफेयर और जस्टिस पर फोकस्ड हैं, और 48 से 50 हमारी हेरिटेज और स्टेट के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो ये सारे सिद्धांत एक मॉरल कंपस की तरह हैं, एक दिशा दिखाने वाले यंत्र की तरह, जो हमारे देश को एक न्याय से भरे, बराबरी वाले और इंसानियत वाले समाज की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे संविधान की आत्मा है, जो हमें याद दिलाती है कि एक देश के तौर पर हमें क्या बनना है। सोचिए, ये ब्लूप्रिंट दशकों पहले लिखा गया था, तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के भारत में हम भविष्य के लिए इन सिद्धांतों को कैसे समझें, और इससे भी जरूरी, इन्हें लागू कैसे करें। नमस्कार। देखिए, भारत का संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये एक कहानी है। तो चलिए आज हम उसी कहानी के 10 पन्ने पलटते हैं, जो हमें ग्लोबल पीस के सिद्धांतों से लेकर भारत के राष्ट्रपति पद तक का एक दिलचस्प सफर कराएंगे। तो एक सवाल दिमाग में आता है, एक तरफ दुनिया में शांति बनाए रखने की बड़ी बड़ी बातें, दूसरी तरफ एक आम नागरिक की अपनी जिम्मेदारियां, और फिर देश का सबसे बड़ा पद। इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं ना, पर असल में ये सब एक ही धागे से बंधे हैं। चलिए आज इसी धागे को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन आइडियल्स से, उन सिद्धांतों से जो भारत की पहचान बनाते हैं, सिर्फ दुनिया के मंच पर ही नहीं, बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए भी। अच्छा, तो ये जो आर्टिकल 51 है ना, ये कोई मामूली सुझाव नहीं है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को एक डायरेक्शन दिया गया है कि आपको इन लक्ष्यों को हासिल करना है। तो एक तरह से ये पूरी दुनिया से भारत का एक वादा है कि हम हमेशा शांति और न्याय के रास्ते पर ही चलेंगे। तो देखिए, अगर आर्टिकल 51 देश का कर्तव्य था दुनिया के प्रति, तो 51A है हमारा यानी नागरिकों का कर्तव्य देश के प्रति। कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू, बस वही बात है। एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो दूसरी तरफ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। वैसे इसे संविधान में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। अब जब हम इन दोनों को साथ में रखकर देखते हैं तो एक पूरी पिक्चर क्लियर होती है। सोचिए, एक ऐसा देश जो बाहर दुनिया में तो शांति की बात करता है और अंदर उसके नागरिक देश को एक रखने और उसे संवारने का काम करते हैं। ये एक कमाल का बैलेंस है ग्लोबल और नेशनल जिम्मेदारियों के बीच का। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की सिद्धांतों की, आइडियल्स की। अब चलिए इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पद की जो इन सबको रिप्रेजेंट करता है, यानी भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 बहुत सिंपल सी लाइन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? लेकिन इन्हीं कुछ शब्दों पर भारत का पूरा एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर टिका हुआ है। यही वो पद है जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ऑन पेपर देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के हाथ में है, पर असल में इस पावर का इस्तेमाल वो प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करते हैं। तो ये एक बैलेंस है,
नॉमिनल हेड और रियल हेड के बीच का। तो सवाल ये उठता है कि देश के इतने बड़े पद पर कोई पहुंचता कैसे है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम और आप सीधे वोट देकर नहीं चुनते। उन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। अब इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, और साथ में सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स। अब ऐसा क्यों किया गया है? ताकि प्रेसिडेंट सिर्फ केंद्र सरकार की पसंद न हो, बल्कि वो पूरे देश, हर राज्य की आवाज हो। आर्टिकल 55 इस प्रोसेस को और डिटेल में बताता है। इसका मेन एम क्या है? ये कि हर वोट की वैल्यू बराबर हो, चाहे वो किसी छोटे राज्य के एमएलए का हो या बड़े राज्य का। इसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसा एक सिस्टम इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि कोई भी वोट बेकार नहीं जाता। और हाँ, ये पूरा चुनाव सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान से होता है। चलिए ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन अगर किसी को इस पद तक पहुंचना है तो उसके लिए रूल्स क्या हैं? कितना लंबा टर्म होता है? क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? चलिए अब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। हाँ, वो चाहें तो इससे पहले रिजाइन कर सकते हैं, या फिर एक बहुत ही सीरियस प्रोसेस है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, जिसके जरिए उन्हें हटाया भी जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन के मामले में ही हो सकता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है। आर्टिकल 57 कहता है कि भारत में कोई एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब अमेरिका की तरह यहाँ कोई 2 टर्म लिमिट नहीं है। और उम्र का क्या? तो देखिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज है 35 साल। इसके पीछे सोच यही है कि इस पद के लिए मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं मेन कंडीशंस पर। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल हो और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी शर्त ये भी है कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐसा सरकारी पद जहां से उन्हें सैलरी मिल रही हो। ये रूल इसलिए है ताकि पद की गरिमा और इम्पार्शियलिटी बनी रहे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पूरे सफर के सबसे अहम पड़ाव पर, वो शपथ, वो ओथ जो राष्ट्रपति को उनके कर्तव्य से हमेशा के लिए बांध देती है। जरा सोचिए इस मोमेंट के बारे में। देश की जुडिशरी के हेड यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के एग्जीक्यूटिव हेड यानी प्रेसिडेंट को शपथ दिला रहे हैं। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत का कितना पावरफुल सिंबल है। और उस शपथ का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो वादा कि वो संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये देश के सबसे बड़े पद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को बचाए रखना है। और बस यहीं पर हम इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जब देश का सबसे ऊंचा पद किसी इंसान या किसी पार्टी के प्रति वफादारी की नहीं, बल्कि एक किताब, एक दस्तावेज यानी हमारे संविधान के प्रति वफादारी की कसम खाता है, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचिएगा जरूर।